हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर स्वागत करता हूं। तो 2021 सीबीटी एग्ज़ाम जो है आपके पास धीरे धीरे आ रहा है, बहुत ही करीब आ चुका है। अक्टूबर 4 तारीख जो है आपका एग्ज़ाम है। तो उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं आपको 2-3 सेट ग्रामर का हिंदी व्याकरण जो है उसका प्रैक्टिस करा दूं। तो आज जो है हम ग्रामर सेक्शन से, आप जानते हैं 20 मार्क्स आता है, ट्रांसलेशन 5 आता है, ऑनसिंग पैसेज 2 आता है और विधि से 3 आता है। कुल मिलाकर 30 अंक आते हैं। उस 30 अंक का आज जो है एक टेस्ट कर रहा हूं। मैं पहले क्वेश्चन बोलूँगा, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देखना, उसके बाद आप उसका उत्तर जो है खुद अपने कॉपी में अपने पेन से लिख लेना। फिर मैं जो है उसका उत्तर बोलूँगा, आप करेक्ट लिखे हैं या नहीं उसको करेक्शन कर देना। वैसे आप 30 में से कितना अंक रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी में, मैं केवल उत्तर नहीं बोलूँगा, इसके साथ साथ हम आलोचना करेंगे जिससे और क्वेश्चन के बारे में भी आपको ज्ञान मिलेगा। हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं? यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, आपको जितना लग रहा है आप वहाँ पर लिख लीजिए। ऑप्शन ए सही लग रहा है या बी या सी या डी, आप लिख लीजिए। मैं डिस्कशन के बाद आपको जो है आंसर बताऊंगा, आप फिर साइड में आंसर लिख देंगे और आप जो है 30 मार्क्स से आप कितना ठीक किए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। देखिए, हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं, ये क्वेश्चन आया था कि उच्चारण की दृष्टि से आप OSSTT देखे होंगे 2021 में जो OSSTT हुआ था उस पर क्वेश्चन था कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में स्वर कितने हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं। तो आपको जो सही लग रहा है आप लिख लीजिए। देखिए, इसका करेक्ट उत्तर होगा हिंदी में दीर्घ स्वर हैं 7। कैसे? हर्षस्वर जो हैं अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये 4 जो हैं हर्ष स्वर हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो दीर्घ स्वर हैं। देखिए, हिंदी में दीर्घ स्वर 7 हैं, ठीक है, हर्ष स्वर 4 हैं और हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में कितने स्वर हैं तो आप 10 लिखना, क्योंकि री जो है इसका उच्चारण व्यंजन के जैसा होता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इस पर याद रखना। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 हैं, हिंदी में हर्ष स्वर 4 हैं, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में स्वर जो हैं 10 हैं और हिंदी में अगर पूछा होगा सिर्फ स्वर कितने हैं तो 11 हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं आप क्या लिखे थे? अगर आप बी ऑप्शन सही लिखे थे तो आप सही हैं, वरना आप जो है अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कितना मार्क रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में, देखिए एक एक क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 4 शब्द दिया है, आपको जो सही लग रहा है, पराभाव, पराजय, पराधीन, परामर्श, आपको जो सही लग रहा है वो आप पहले लिख लें। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा पराधीन। पराधीन शब्द जो है उसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग जो पहले आता है, प्रत्यय जो बाद में आता है। ठीक है, पराजय, हाँ, जय के पहले आया है परा उपसर्ग, वैसे ही प्रत्यय जो बाद में आता है। तो 22 नंबर का करेक्ट उत्तर होगा, 122 का करेक्ट उत्तर होगा पराधीन में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा है? यहाँ पर 4 शब्द दिया है, आपको जो सही लग रहा है आप उस पर पहले लिख लीजिए। वहाँ पर आप प्रत्येक प्रश्न में आपको जो सही लग रहा है वो लिख लीजिए, उसके बाद मैं आंसर कहता हूँ, उसके बाद करेक्शन कर लीजिए। और आप 30 में से कितना रखें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलें बिल्कुल। किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा है? तो 23 नंबर इसका करेक्ट उत्तर है बचपन। बचपन शब्द में जो है प्रत्यय जुड़ा है। और 24 नंबर हम देखते हैं, 124, विसर्ग संधि का उदाहरण दीजिए। यानी कौन सा शब्द है जो विसर्ग संधि के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर है मना प्लस रथ, यानी मनोरथ जो है इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 125, दानवीर किस समास में है? तो देखिए, दानवीर किस समास में, आपको क्या करेक्ट लग रहा है आप पहले लिख लीजिए उसको। अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कौन सा करेक्ट लग रहा है? तो इसका करेक्ट उत्तर जो है दानवीर कौन से समास में है? इसका करेक्ट उत्तर है अधिकरण तत्पुरुष, दान में वीर, दानवीर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126, अनुकूल का विलोम शब्द, ये बहुत ही आसान है।
ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो भी 2-3 सेट प्रैक्टिस करा हूँ अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आप जो है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अनुकूल का विलोम शब्द कौन सा है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल। बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, उच्चारण की दृष्टि से उड़िया में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? देखिए, उच्चारण की दृष्टि से उड़िया में पूछा है, तो उच्चारण की दृष्टि से उड़िया में 6 स्वर ध्वनियाँ हैं, लेकिन हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से 10 हैं। उड़िया में री, ए, औ, ओ उच्चारण की दृष्टि से नहीं है, तो इसलिए बाकी 6 जो है उड़िया में उच्चारण की दृष्टि से स्वर ध्वनियाँ हैं। याद रखना, उच्चारण की दृष्टि से उड़िया में 6 स्वर ध्वनियाँ हैं, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में 10 स्वर ध्वनियाँ हैं, क्योंकि उच्चारण री का जो है हिंदी में उच्चारण स्वर के जैसा नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, कविता का बहुवचन में रूप क्या होगा? आपको जो सही लग रहा है आप पहले लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखना, ठीक है, चीटिंग नहीं करना। 128 क्वेश्चन नंबर है, कविता का बहुवचन रूप क्या होगा? तो कविता का बहुवचन रूप क्या होगा? कविता का बहुवचन रूप है कविताएं, यानी ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। कविता बहुवचन रूप है कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129, बाघ का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो कौन सा होगा? बाघनी या बाघी, बाघिन, व्याघा, क्या होगा? तो इसका करेक्ट उत्तर है सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर। बाघिन है, बाघ का लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग शब्द है बाघिन। ठीक है। हाथी का हथीनी, हाथीनी नहीं लिखना, जब अगर हाथी आया होगा हथीनी है। हाँ, ठाकुर का ठकुराइन, नॉट ठाकुराइन, ठाकुराइन नहीं लिखना, ठाकुर का ठकुराइन, आकार उड़ जाएगा। वैसे ही हाथी का हथीनी लिखना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, गलतफहमी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गलतफहमी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आपको जो सही लग रहा है वीडियो को पॉज कीजिए और वो शब्द जो है आप लिख लें कि ABCD कौन सा सही लग रहा है। फिर मैं जो बोलूँगा वहाँ करेक्ट कर देना और अंत में मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना आप 30 में से कितना रखें। बताना नहीं भूलना कभी भी। गलतफहमी का पर्यायवाची, गलतफहमी मतलब जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इसका करेक्ट उत्तर है ए नंबर भ्रम धारणा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 131, यहाँ चौराहे पर लाल बत्ती जलती है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, यहाँ चौराहे पर लाल बत्ती जलती है, तो इस पे विशेषण कौन सा है? तो इस पे विशेषण है लाल, क्योंकि बत्ती की विशेषता बताते हैं, उसके रंग को बताता है। ठीक है। विशेषण वाला वीडियो आपको ग्रामर का सारा वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट, CVT हिंदी वाले जो है CVT OSSTT हिंदी वाला मेरा प्लेलिस्ट चैनल पे चेक करें, आपको ग्रामर का सभी वीडियो मिल जाएगा और उम्मीद करता हूँ आप क्लियर तौर पर समझ भी पाएंगे। यहाँ चौराहे पर लाल बत्ती है, लाल जो है विशेषण। और नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 132, सकर्मक क्रिया छांटिए। 4 दिया है, सोना, रोना, भागना, धकेलना, इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सा है? 132 देखिए, सकर्मक क्रिया है धकेलना। सकर्मक क्रिया जानने का एक सिंपल ट्रिक्स है, आप क्रिया से क्वेश्चन करना, क्या, किसे, किसको। अगर ये 3 क्वेश्चन, अगर तीनों में किसी भी क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, समझ लीजिए वो सकर्मक है। अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक। हम देखिए एक एक क्रिया टेस्ट करेंगे हम। सोना, क्या सोना? कोई आंसर नहीं मिलेगा। किसे सोना? किसको सोना? नहीं आंसर मिलेगा। रोना, क्या रोना? किसे रोना? किसको रोना? आंसर नहीं मिलेगा। धकेलना, क्या धकेलना? किसे धकेलना? हाँ, यहाँ आंसर मिलेगा, किसे धकेलना, किसको धकेलना। ठीक है। धकेलना मतलब धक्का देना, किसको तो आंसर मिल जाएगा। ये सिंपल ट्रिक्स है कि क्रिया से सवाल करें क्या, अगर आंसर मिल जाता है सकर्मक क्रिया, नहीं मिलता है फिर पूछें किसे, किसको। अगर आंसर मिलता है तो समझ लीजिए उसके साथ कर्म आने की संभावना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 132 करेक्ट उत्तर है डी, धकेलना। नेक्स्ट देखिए 133, हिंदी में क्ष का उच्चारण कैसे होता है? देखिए हिंदी उड़िया में दोनों में, इस बार क्वेश्चन आया था उड़िया में, तो बहुत लड़के लड़कियाँ ख में यो लिख दी, जो गलत हो गया। तो हिंदी में क्ष का उच्चारण जो है कैसे होता है? आपको जो सही लग रहा है ऑप्शन लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा, आप जो है वहाँ पर साइड पे लिख देना, करेक्ट कर देना, तभी तो आप जान पाएंगे कि 30 में से कितना आंसर आपका करेक्ट है। तो हिंदी में क्ष का उच्चारण जो है क प्लस मूर्धन्य स, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। हम क्ष ऐसे उच्चारण कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि उच्चारण जैसे बोलेंगे शिक्षक। ठीक है। तो
ख का उच्चारण जो है क प्लस सौ है। क्वेश्चन नंबर 134, शिशु रोटी खाएगा और सोएगा एक संयुक्त वाक्य है। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। इसको हम सरल वाक्य बनाना है। तो सरल वाक्य कैसे होगा इसका? शिशु रोटी खाएगा और सोएगा। तो इसको अगर सरल वाक्य बनाते हैं तो इसका करेक्ट उत्तर होता है शिशु रोटी खाकर सोएगा, यानी ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, आप लिख रहे हैं ना? हाँ, लिखते चलिए एक एक चीज़ को, फिर अंत में जो है आप मुझे बता पाएंगे कि कितना मार्क्स आप जो है रखे हैं। हमारे प्रिय कवि ने सुंदर कविता लिखी। क्वेश्चन नंबर 135, हमारे प्रिय कवि ने सुंदर कविता लिखी। यह किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य का वीडियो देखिए, वाक्य से 2 मार्क्स आते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाकर वाक्य का वीडियो मेरा देख लेना। वाक्य उसके परिवर्तन वीडियो बनाए हूँ, पूरा क्लियर तौर पर समझ पाएंगे। कोई भी वीडियो देखें, उम्मीद करता हूँ आप क्लियर हो पाएंगे। जो भी क्लियर नहीं हो रहे हैं उसी के कमेंट बॉक्स पर पूछें, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 135, हमारे प्रिय कवि ने सुंदर कविता लिखी। यह वाक्य जो है किस प्रकार का वाक्य है? तो ये विधानात्मक वाक्य है, क्योंकि उद्देश्य एक है और विधेय है, सिंपल, तो विधानात्मक। अगर हमारे प्रिय कविता ने कविता नहीं लिखी तो नहीं जहाँ पर आ जाता है वहाँ निषेधात्मक हो जाता। आप मेरा वीडियो देख लें, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 136, छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, छक्के छुड़ाना, सोचिए क्या होगा? छक्के छुड़ाने का अर्थ है हराना। तो कभी कभी आदमी गलती से लिख देता है गर्व दूर करना, ऐसा नहीं है। छक्के छुड़ाना मतलब हराना। नेक्स्ट लिखिए 137, ऊंची दुकान फीका पकवान, इस कहावत का अर्थ क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान, ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद जरूर रखना। इस कहावत को, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो इसका अर्थ है अधिक आडंबर पर सारहीन, यानी दिखावा बहुत पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अधिक आडंबर पर सारहीन, ऊंची दुकान फीका पकवान। क्वेश्चन नंबर 138, रोना का प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, किसी भी क्रिया का 2 प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं, एक है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आपको जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप उस ऑप्शन को लिख लीजिए। रोना का प्रेरणार्थक, रोना, रुलाना, रुलवाना। अगर पूछा होगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया तो रुलवाना हुआ होता। सिर्फ प्रेरणार्थक क्रिया पूछा है तो इसका मतलब पहला प्रेरणार्थक क्रिया ही, हंसना, हंसाना। ठीक है, रोना, रुलाना प्रेरणार्थक क्रिया। अगर द्वितीय पूछेगा कि रोना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, तो होगा रुलवाना। ठीक है, तो यहाँ पर रोना का प्रेरणार्थक क्रिया है रोना। 138 क्वेश्चन, इसका करेक्ट उत्तर होगा सी नंबर, रुलाना। रोना, रुलाना, हंसना, हंसाना, खाना, खिलाना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, जिससे प्रेरणा मिलती है। मैं ये क्रिया का वीडियो देख लीजिए, वो क्लियर हो पाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया हो, सकर्मक क्रिया हो, मूल क्रिया हो, यौगिक क्रिया हो, सारा चीज़ आपको क्रिया के वीडियो में मिल जाएगा। व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 30 से 30 भी ला सकते हैं, वरना अक्सर क्वेश्चन अगर आप क्लियर नहीं है तो आपको कंफ्यूज करेगा अक्सर क्वेश्चन। तो इसलिए व्याकरण का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट पे वीडियो जरूर देखें व्याकरण का। शब्द का, हाँ, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। शब्द की सही वर्तनी, यानी 4 शब्द दिया है, शब्द एक ही दिया है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा, वर्तनी मतलब स्पेलिंग अलग अलग है। देखिए आपको 139 का कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है कि कौन सा वर्तनी सही है? तो 139 ए बी नंबर वाला वर्तनी जो सही है विवीसी का। ए भी बहुत समय आता है क्वेश्चन पे, तो ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। विवीसी का व हर्षई, भ दीर्घई, मूर्धन्य स हर्षई, हर्षई दीर्घई हर्षई। ठीक है, हर्षई दीर्घई हर्षई, ये है विवीसी का इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140, कविता एक कलम खरीदी, खाली जगह पर, हाँ, इस 4 में से कौन सा फर्क होगा? कविता एक कलम खरीदी, आपको कौन सा सही लग रहा है आप लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके लिखना, उसके बाद फिर वीडियो को जो है ऑन करना। कविता डैश एक कलम खरीदी, तो कविता ने एक कलम खरीदी। ठीक है, देखिए जहाँ ने का प्रयोग होता है उसके बाद कलम स्त्रीलिंग शब्द है, उसके हिसाब से खरीदी हुआ। अगर हम कविता की जगह कोई सा पुरुष का हम लगा देते, एक शब्द हम लगा देते मोहन, तो मोहन ने एक कलम खरीदी, खरीदा नहीं होगा क्योंकि ने पर सर्ग लगा है भूतकाल सकर्मक क्रिया पे।
तो वहाँ पर कर्म के अनुसार, यहाँ पर कर्म है कलम, तो कलम के अनुसार क्रिया हुआ है खरीदी। ठीक है, अगर मोहन भी होता तो मोहन ने एक कलम खरीदी। ट्रांसलेशन करते समय ये सारी चीज़ का याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141। हाँ, गद्य पाठ पद्य पाठ से अब क्वेश्चन आ गया। 3 क्वेश्चन आते, कंपल्सरी 3 क्वेश्चन आएंगे। गद्य पाठ से 1, पद्य पाठ से 1, व्याकरण पाठ से 1। अब मैं जो है गद्य पाठ, पद्य पाठ, व्याकरण पाठ तीनों को मिलाकर एक वीडियो किया हूँ। व्याकरण पाठ विधि, गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, वो भी प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, CBT OSSTT हिंदी वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, देख लिए तो अच्छी बात। हाँ, और एक बार रिवीजन भी कर लीजिए इसको, क्योंकि 3 प्रश्न आते हैं। एक ही वीडियो देखिए, कोशिश करता हूँ उसी से, उम्मीद करता हूँ उसी से ही 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, गद्य पाठ में व्याकरणिक कार्य के सोपान पर क्या किया जाता है? 141 इसका करेक्ट उत्तर है कि गद्य पाठ में व्याकरणिक कार्य, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दे दिया है। गद्य पाठ में व्याकरणिक कार्य किस सोपान पर होता है, यह क्वेश्चन होना चाहिए। गद्य पाठ में व्याकरणिक कार्य किस सोपान पर होता है, वहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन यही है। तो व्याकरणिक कार्य कहाँ पर होता है? न गद्य पाठ में व्याकरणिक कार्य प्रयोग के सोपान पर होता है, जहाँ पर हम जो है कक्षा कार्य कराते हैं और टास्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं। आप उस वीडियो देख लीजिए, तीनों पाठ विधि का आपको एक ही वीडियो पे सारा जो है आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, गद्य पाठ में आदर्श सस्वर वाचन के बाद कौन सा कार्य होता है? हाँ, वीडियो देखना, क्लियर हो पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद लिखिए, अगर देख चुके हैं वीडियो आपको आता है, लिखिए आप। तो गद्य पाठ में आदर सस्वर वाचन के बाद कौन सा सोपान आता है? ने आदर सस्वर वाचन के बाद सस्वर अनुकरण वाचन आता है। देखिए, पद्य पाठ में सस्वर वाचन होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है आदर्श सस्वर वाचन। गद्य पाठ में क्या होगा? ने केवल आदर्श वाचन होगा। वहाँ पर गद्य पाठ में होता है आदर्श वाचन, जो हम शिक्षक को खुद करते हैं। आदर्श वाचन यानी अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, और आदर्श अनुकरण वाचन जो विद्यार्थी पढ़ते हैं। फिर वैसे ही पद्य पाठ में क्या है ना, आदर्श सस्वर वाचन जो शिक्षक करेंगे। स्वर लय तान अनुतान के साथ शिक्षक पढ़ेंगे कविता को, फिर उसके बाद जो है बच्चे पढ़ेंगे, तो उसे बोलते हैं सस्वर अनुकरण वाचन। बच्चों ने तुम्हें अनुकरण किया कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, उसके बाद पढ़ रहे हैं। तो ये है पद्य पाठ में आदर्श सस्वर वाचन के बाद कौन सा कार्य होता है? न सस्वर अनुकरण वाचन वाला कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 143, 143 क्वेश्चन नंबर, व्याकरणिक पाठ में उदाहरण के माध्यम से प्रश्न पूछना और नियम निकालने को कौन सी विधि कहते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन आता है। 2 चीज आप याद रखना यहाँ पर। आप सबसे पहले तो आपको जो करेक्ट लग रहा है आप उसे लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए उसे, आपको जो करेक्ट लग रहा है 143 नंबर का आंसर। देखिए, यहाँ पर 2 चीज याद रखना। व्याकरण पाठ पढ़ाने की 2 विधि होती है मुख्यतः, एक है आगमन विधि, एक है निगमन विधि। देखिए, बी ऑप्शन पे दिया है आगमन विधि, डी ऑप्शन पे दिया है निगमन विधि। तो आगमन विधि वह है, दिया है व्याकरण पाठ में उदाहरण के माध्यम से प्रश्न पूछना। पहले उदाहरण देना, प्रश्न पूछना, विषय प्रवेश करना, इसे होता यानी नियम बताना। देखिए, 3 चीज़ें रख ले। पहले हम जो है प्रश्न पूछते हैं उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, नियम बताते हैं, यानी विषय प्रवेश करते हैं, इसे बोलते हैं आगमन विधि। अगर पहले नियम बताकर फिर विषय प्रवेश करते हैं तो उसे कहते हैं निगमन विधि। लेकिन आगमन विधि जो है अच्छा होता है निगमन विधि की अपेक्षा। ये प्रश्न बार बार आता है, ये क्लियर। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो मुझे जो है आप पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, SKEhtisam.babu जो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आपको कोई भी शंका हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगमन निगमन समझ पाए? आगमन होता है उदाहरण बताना, उसके आधार पर प्रश्न पूछना, फिर नियम निकालना। लेकिन निगमन होता है पहले नियम बता देना, फिर जो है उसके आधार पर प्रश्न पूछना उदाहरण देकर। तो आगमन विधि बेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 144 मैं बता चुका कि 5 ट्रांसलेशन आएंगे। अनुवाद वाला भी वीडियो है, आप देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगे। अनुवाद वाला वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। से तिनोटी बही किणिला, इसमें कौन सा सही है? 144 क्वेश्चन नंबर, से तिनोटी बही किणिला। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिखिए, फिर मेरे आंसर के करेक्ट कर देना और अंत में मुझे बताना 30 में से आपने कितना अंक रखा है। से तिनोटी बही किणिला, देखिए इसमें करेक्ट उत्तर है 144 का ए नंबर। उसने 3 किताबें खरीदी। देखो, तिनोटी बहुवचन है
तो किताब नहीं होगा, बही का क्या हो जाएगा, बही का जो है बहीर हिंदी शब्द किताब है या फिर पुस्तक जो भी लिख सकते हैं। तो उसने 3 किताबें जदि गोटिए था तो एक किताब खरीदी ही था, खरीदी नुहे एठी दौरे दीर्घिकार अनुसार अच्छी कहीं कि ने यहाँ पर कर्म जो है बहुवचन है, उसने 3 किताबें खरीदी। ठीक है, किणीला मतलब पास्ट पे है। ठीक है, पास्ट पे वह ने, तो वह प्लस ने होची उसने, तो उसने 3 किताबें खरीदी, बहुवचन होने के कारण किताबें हुआ है और खरीदी। किताबें जो है, किताब जो है स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, ग्रंथ जो है पुल्लिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग कर्म है उसके अनुसार, क्योंकि न का प्रयोग हुआ है, किताब के अनुसार जो है खरीदी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145। तो क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, रमेश तुमको कौन पचारुछि। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा लग रहा है? तो इसका करेक्ट उत्तर है सी, रमेश तुमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, रमेश तुमको, तुझसे नहीं, तोते जदि दे था तुझसे हुआ रहता, तो यहाँ पर तुमको दे, तो रमेश तुमसे क्या पूछ रहा है, सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 145 हो गया। अब हम आते हैं 146 को, हिंदी में अनुवाद कीजिए। संभवतः काली वर्षा हो पारे, ये इंपोर्टेंट ट्रांसलेशन है, बहुत बार आता है। ठीक है, याद रखना इसे, संभवतः। हाँ, आपके OSSTT पे नहीं, कोई भी एग्जाम पे ये आता है ऐसे क्वेश्चन। संभवतः काली वर्षा हो पारे, तो 146 का करेक्ट उत्तर आपको जो लग रहा है आप पहले लिखिए ना। 146 का करेक्ट उत्तर है संभवतः। संभवतः दी थी तो संभवतः ही होगा। हाँ, शायद हम क्यों लिखें, हम संभवतः ही लिख लेते हैं, उसका अच्छा शब्द है। तो संभवतः, देखिए शायद भी संभवतः को समझाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पे संभवतः है तो हम संभवतः ही समझते हैं। तो संभवतः वाला 2 है, बी भी संभवतः है और सी भी संभवतः है। तो संभवतः काली वर्षा हो पारे, सी नंबर करेक्ट उत्तर है। संभवतः कल बारिश हो, क्योंकि बी पे दिया है, देखिए संभवतः कल बारिश हुई थी माने होई थिला, संभवतः काली वर्षा होई थिला जदि प्रश्न था ताले बी नंबर यार करेक्ट उत्तर था कि संभवतः कल बारिश हुई हो, किंतु एटी प्रश्न अच्छी संभवतः काली वर्षा होई पारे, यानी फ्यूचर पे पूछा है। यहाँ पर पूछा है जो भविष्य पे पूछा है, तो संभवतः कल बारिश हो। बारिश शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसे याद रखना। ठीक है, यहाँ पर स्त्रीलिंग से कोई मकसद नहीं है, लेकिन कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर आ जाए तो बारिश शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसका ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 147, तुम्हें आसिले मुँह जिबी। 147 कौन सा आंसर करेक्ट होगा आप बोलिए। क्वेश्चन नंबर 147 इसका करेक्ट उत्तर है डी, तुम आओ तो मैं जाऊं। ठीक है, तुम आते तो मैं जाता, तुम आए तो मैं जाऊंगा, तुम आएगा तो मैं जाऊंगा, ये फ्यूचर पे है। एटे तुम्हें आसिले मुझी भी फ्यूचर पे, तो तुम आओ तो मैं जाऊं, इसका करेक्ट उत्तर है 147 का। 148 आप देखिए आंसर कितना करेक्ट हुआ है, आप बिल्कुल मत भूलना, मेरे कमेंट बॉक्स पे बताना, उसी हिसाब से मैं जो है आपको प्रिपरेशन कराता हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखें कि आपने 30 में से कितना अंक रखा है। ठीक है, आप खुद कितना अंक रखे हैं, उसके बाद तो करेक्शन करके सारे का आंसर जान गए होंगे। हिंदी में अनुवाद कीजिए। 143 पड़ियारे गाई बलद गुड़ी को चरुछंती। देखो गुड़ी को देइछि मतलब बहुवचन होगा, पड़ियारे गाई बलद गुड़ी को चरुछंती। तो इसका सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ पर होगा मैदान में, देखिए गाय शब्द का गाय होगा और बैल का बहुवचन भी वही बैल होगा। ठीक है, औकारण पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर 148 का मैदान में गायें और बैल चर रहे हैं, यानी ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर, चर रहे हैं। देखिए बहुवचन, अगर एक वचन होता रहा, बहुवचन में रहे, मैं आपको ट्रांसलेशन पे समझाऊं, एक वचन में होता रहा है, बहुवचन है तो रहे हैं। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा दोहा दिया, निम्नलिखित दोहे को पढ़कर प्रश्न के उत्तर समझे। तरुवर फल नहीं खाता, सरवर पिए ही ना पान, कही रहीम प्रकाज हित संपत्ति संचय ही सुजान। सबसे पहले तो इस दोहे को आपको समझना होगा। तरुवर फल नहीं खाता, पेड़ अपना फल नहीं खाता है। सरवर पिए ही ना पान, सरवर का मतलब तालाब, जिसे उड़िया में पोखरी कहते, तालाब अपना पानी नहीं पीता। कही रहीम प्रकाजी, हे रहीम कह दीजिए
पर काज हित, पर मतलब दूसरों, काज मतलब काम, हित माने अच्छा, यानी दूसरों के भले काम के लिए संपत्ति संचयी सुजान, सुजान यानी अच्छा व्यक्ति संपत्ति संचय करके रखता है ताकि वो दूसरों के भले काम में लग जाए। जैसे पेड़ अपना फल क्यों रखता है, दूसरे खाकर अपना भूख मिटाएं, तालाब अपना पानी रखता है दूसरों के लिए, तो ऐसे ही संपत्ति संचय करके रखता है सुजान अच्छा व्यक्ति के दूसरों के अच्छे काम में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 149 दो अनसिंग पैसेज से आता है, ऐसे आ सकता है या फिर छोटा सा लिखा होगा कोई पैसेज उससे आ सकता है। ये तो दोहा लिखा है। वृक्ष क्या नहीं खाता, बहुत ईजी है, तरवर फल नहीं खाता है, तो यहाँ पर वृक्ष जो है क्या नहीं खाता, नहीं फल नहीं खाता। 149 ए नंबर। सज्जन संपत्ति किसके लिए संचय करके रखते हैं, हाँ, पर काज हित, दूसरों के अच्छे काम के लिए। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट उत्तर, इसका करेक्ट उत्तर होगा परोपकार के लिए संचय करके रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आप कमेंट पे जरूर बताना कितने मार्क रखे, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, जय हिंद।